हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक? ओके जी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है IFRS 5, जिसे NCA हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट वाले पे। अभी हम इस बारे में बात करते हैं। ये है क्या, जो हमारे पास ऑलरेडी करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, ठीक है। नॉन करंट एसेट जैसे हमारे पास मशीन है, हमारे पास कुछ नॉन फिक्स जो है एसेट है, लाइक फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, और नॉन करंट एसेट्स उसको हम लोग उसको सेल करना चाहते हैं। चलो ठीक है, इसको सेल करके हम लोग पैसे लेके आना है हमने। जैसे मेरे पास एक मशीन है, ठीक है। जैसे आईफोन की मशीन है, सपोज वो आईफोन बनाती है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, इसको अब मैं इस वाली मशीन को बेच के नई मशीन लेके आता हूँ, नया वाला मॉडल का। तो ये मशीन बेच देनी है मैंने। तो फिर मैं उसको डिसाइड जब मैं करूँगा कि मैंने बेचनी है, तो उस दिन तक जो है वो नॉन करंट एसेट कंसिडर होएगी। और जिस दिन वो मैं बोलूँगा मैंने बेचनी है, उस दिन से ऑनवर्ड जो है वो हम लोग उसे कन्वर्ट कर देंगे करंट एसेट में। जब वो करंट एसेट में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका मतलब है मुझे तो छूट मिल गई कि मैं वो नॉन करंट एसेट को करंट एसेट लिख सकता हूँ। और जब दिल चाहा मैं बोल दूँ 6 महीने के बाद मैं बोल दूँ कि नहीं, इसको जब रिपोर्टिंग डेट आए तो मैं वापस में से नॉन करंट में दिखा दूँ या वापस में से करंट में दिखा दूँ। लिक्विडिटी रेशो को एडजस्ट करने के लिए, लिक्विडिटी रेशो अच्छी बनाने के लिए मैं ऐसे जब टाइम आए तो नॉन करंट एसेट, और जब टाइम में पास आए रिपोर्टिंग के लिए तो फिर मैं ऐसे लिक्विडेशन को सही करने के लिए मैं ऐसे करंट एसेट दिखा दूँ। तो ये तो फिर स्टैंडर्ड ने देखा कि नहीं, ये तो हम लोग इसे मिसयूज़ करना शुरू हो गए इस स्टैंडर्ड को। तो फिर स्टैंडर्ड ने क्या बोला कि नहीं, जो एक क्राइटेरिया उन्होंने दिया कि भाई जो ये क्राइटेरिया मीट करेगा बस वही एसेट जो है वो नॉन करंट एसेट जो है वो हेल्ड फॉर सेल कंसीडर किया जाएगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहले एज पर स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हेल्ड फॉर सेल is an asset whose carrying value is principally recovered through sale, not from continuing देखो, यहाँ तो हम लोग वैल्यू इन यूज़ निकालते हैं, लेकिन अब हमारी इंटेंशन इसको यूज़ करने की नहीं है, बेचने की है। जब हमारी इंटेंशन इसे बेचने की है तो इसलिए फिर हम इसे जो है वो नॉन कंटेन जो इनकम हम लोग इसको यूज़ करके लेंगे वो नहीं लेंगे, हम लोग इसको बेचने की जो इनकम होगी वो लेंगे। तो ये तो थी इसकी स्टैंडर्ड की डेफिनेशन। हेल्ड फॉर सेल इज़ एन एसेट हुज कैरिंग वैल्यू इज़ प्रिंसिपली रिकवर्ड, ठीक है। जो उसकी प्रिंसिपली रिकवर्ड की जा सके वैल्यू, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो रिकवर की जा सके फ्रॉम सेल, नॉट फ्रॉम कंटिन्यू, नॉट फ्रॉम वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ यानी यूज़ करके फ़ायदा ना लो, बेच के फ़ायदा लो। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि भाई अगर हम लोग ये ना लगाते, अगर स्टैंडर्ड इशू नहीं करता तो हम लोग क्या करते थे पहले, जो क्रिएटिव अकाउंटेंट थे जैसे फ्रॉडी, वो क्या करते थे, वो लिक्विडिटी रेशो को सही करने के लिए जब रिपोर्टिंग डेट पास आती थी तो इसे नॉन करंट दिखा देते थे और फिर लिक्विडिटी रेशो अच्छी हो जाती थी। फिर इसे जब रिपोर्टिंग ख़त्म होगी तो ये वापस से इसे कंसीडर कर लेते थे कि भाई हमारा तो नॉन करंट एसेट है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, फिर इन्होंने क्राइटेरिया लॉन्च कर दिया कि भाई जो ये क्राइटेरिया मीट करेगा वही सिर्फ हो सकता है, वही एसेट कंसीडर होएगा NCA का। पहला है
सबसे पहले तो ये कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले ये कंडीशन आती है भाई। सबसे पहले ये कंडीशन है, क्राइटेरिया क्या है इसका, एसेट मस्ट रेडी टू सेल इन इट्स इमीडिएट कंडीशन। जिस कंडीशन में वो है ना, वो रेडी टू सेल है, वो उसी वक्त रेडी टू सेल है। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, यानी रेडी टू सेल कौन सा एसेट होता है, उसके क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये कि एसेट जो आप बेच रहे हो वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लीज़ पे है और आप कहो कि यार मैंने एक मशीन बेचनी है लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है, वो मेरे जिससे मैंने लीज़ पे लिया ना वो लेसोर के पास है, वो मेरे पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कंडीशन, यानी वो इमीडिएट सेलेबल कंडीशन तो वही है ना कि अभी मेरे हाथ में है, मैं अभी पैसे लूँ और अभी बेच दूँ, वो वाली होती है इमीडिएट कंडीशन, सेल कंडीशन। अब मैं ये बोलूँ कि मैंने एक एसेट बेचना है लेकिन वो मेरे पास नहीं है, वो किसी और के पास है, तो इसका मतलब वो इमीडिएट कंडीशन में तो है ही नहीं। या आप ये बोलो कि वो मेरी ओनरशिप ही नहीं है, अभी लीज़ पे है, यानी जो एसेट मैं बेच रहा हूँ वो तो ऑलरेडी लीज़ पे है, तो वो अगर मेरे नाम पे नहीं है तो मैं बेच ही नहीं सकता, मेरी ओनरशिप ही नहीं है, तो वो एसेट जो है वो इमीडिएट सेलेबल कंडीशन में नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि उस एसेट की कोई भी जो है ना रिपेयर्स ड्यू ना होए। ऐसा ना हो कि अभी कंडीशन नहीं है, एसेट चल नहीं रहा, जैसे मशीन है वो काम करना छोड़ गई और मेरे पास पैसा नहीं, मैं बोलता उसको बेच दो, तो वो सेलेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो जो है आपको कम प्राइस में मिलेगा। ऑब्वियसली कोई कम प्राइस में लेगा तो ख़राब चीज़ कौन लेगा, कोई भी नहीं लेगा, तो स्क्रैप वैल्यू में जाएगा एक किस्म का। लेकिन अगर वो कहते हैं कि कोई भी रिपेयर ड्यू ना होए, ऐसा ना हो कि जी आपको कि मैंने ये एसेट बेचना है लेकिन अभी उसकी रिपेयर बाकी है, अभी उसमें रिपेयर करना बाकी है, इसकी यानी ऑयल चेंज करने वाला है, या उसकी ये ड्यू है, या उसकी रिपेयर कॉस्ट ड्यू है, या उसकी रिप्लेसमेंट होने वाली है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फिर वो कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्या है, देखो अगर जो एसेट आप बेच रहे हो, आप कहते हो कि मेरे पास इस जैसे दो एसेट हैं, मेरे पास इस जैसे दो एसेट है, अगर मैं एक अपने पास रखूँगा और एक अपना बेच दूँगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको, अगर आपका ये ऑपरेशन का है, ठीक है, अगर आपका ये सरप्लस है, आपके पास एक नहीं दो हैं और आप एक बेच रहे हो, तो फिर तो ठीक है। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास एक ही एसेट है, उसी से मैं आईफोन बना रहा हूँ और मैं वही बेचना चाहूँ, तो उसके लिए ऑडिटर फिर सेटिस्फाई नहीं होएगा, ऑडिटर को आपको एक सब्स्टिट्यूट दिखाना पड़ेगा कि भाई इसको जब आप बेचोगे तो आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास कौन सी मशीन है जिससे आप आईफोन बनाओगे। ऑडिटर ये पूछेगा भाई अगर आप ये ऑपरेशनल जो अपना ऑपरेशनल एसेट जो है जिससे आपका ऑपरेशंस हैं सारे, इसी से आप सारा काम कर रहे हो, इसी से सारे आईफोन बना रहे हो, अगर आप वही बेच दोगे तो फिर आप के पास सब्स्टिट्यूट क्या है। अगर ये नहीं होगा तो क्या दिखाओगे आप, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर नहीं बना सकते, फिर ये एसेट नहीं कर सकते।
अभी एक तो ये कंडीशन थी, जैसे ये हम लोगों ने पढ़ ली। अब दूसरी कंडीशन क्या है? सेल इज़ हाईली प्रोबेबल, यानी सेल के होने के चांसेस जो हैं वो होने प्रोबेबल हुए। जैसे कि मैनेजमेंट कमिटेड हो सेल करने के लिए, मैनेजमेंट ये चाह रही है कि हाँ ठीक है, माइंड बन गया है उनका कि ये सेल करना है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज कैलकुलेट मस्ट बी कैलकुलेटेड, कि फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। मैनेजमेंट जो है वो बायर्स को लोकेट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कि वो मार्केट में सर्च कर रहे हुए हैं, कि इसका मतलब है वो कार्ड छिपवा दें, वो एडवर्टाइज़ करवाएं, वो जो है अपने स्टाफ की मीटिंग करके बताएं कि भाई ये एसेट हम लोगों ने बेचना है। तो इससे दूसरे लोगों का, स्टाफ मेंबर्स का माइंड बन जाता है कि इस वाले एसेट में से ये एसेट अभी बिक जाएगा, ये कंपनी बेच रही है, तो उनका भी माइंड बन जाएगा। ठीक है। हाँ ये है कि आपकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट हो सके। ठीक है, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने 10 लाख का बेचना है। ऐसा ना हो कि भाई मार्केट प्राइस उसकी है, फेयर वैल्यू जो है वो है सपोज करें 20 के, और आप बोलो कि भाई मैंने जो है ना 80,000 से नीचे नहीं बेचना है इसे, या फिर 100,000 का आपको मिल रहा है मार्केट फेयर वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू उसकी 100,000 है, लेकिन आप मैनेजर्स का दिमाग जो है ना वो ज़िद लगा के बैठे हैं कि भाई मैंने तो ये 2 लाख का ही बेचना है, तो इससे कम का नहीं बेचना मैंने। तो उस कंडीशन में वो मीट नहीं करती, वो आपका फेयर वैल्यू रीज़नेबल होनी चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि आपकी 20,000 फेयर वैल्यू है, आप उसको बता दो कि भाई मैंने 25,000 रुपये में बेचना है, और आप मुका के यानी कि दोनों तरफ से बात करके आप 15,000 में बेच दो, आप 20 में बेच दो, आप 21 में बेच दो, तो वो जो है ना कल्चर का, मार्केट कल्चर का ट्रेंड है, तो वो तो सही है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बोलो कि 1 लाख की चीज़ मैंने 2 लाख की बेचनी है, तो वो गलत है, तो उसमें फिर स्टैंडर्ड जो है वो नहीं मानता, फिर इसका मतलब है आप कोशिश ही नहीं कर रहे, आप चाहते ही नहीं हो कि बिके। कंपनसेशन फिर दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ ये जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख मिल रहा है, और उस मार्केट में कंडीशन ही ऐसी है, उस मार्केट में ये कल्चर है कि 2 लाख 5 लाख रुपया ज़्यादा बताओ, बाद में जो है ना बार्गेन करके उसे 5 लाख का डिस्काउंट दे दो। तो अगर जैसे यहाँ पे मैनेजर ने जिद लगाई हुई कि मैंने 1 लाख की चीज़ 2 लाख रुपए में बेचनी है, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट बेचना ही नहीं चाह रही एसेट को, वो मैनेजमेंट खुद चाह रही है कि ना बिके। और अगर मार्केट में ऐसा है कि मैं बोलूँ कि 1,30,000 का बेचना है, 1,30,000 यानी कि थोड़ी सी कीमत ज़्यादा बताऊँ, फिर मैं बात करके उसे बोल दूँ चलो ठीक है आप 1 लाख रुपये का मैं आपको बेच दूँगा, या सपोज 95,000 में बेच दूँगा, तो ये तो बात समझ में आती है कि ये भी मार्केट का कल्चर ऐसा है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात सेल ये सबसे बड़ी बात है कि भाई जिस दिन आपने ये जो है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल किया है, उस दिन से 12 मंथ में आपका ये बिक जाना चाहिए।
12 महीने के अंदर अंदर ये आपका बिक जाना चाहिए। समटाइम क्या होता है, हम लोग कंपनी वाले क्या करते हैं, मिड ईयर जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि जनवरी से लेके आपने जनवरी फरवरी और मार्च तक आपने एसेट यूज़ किया, ठीक है, मार्च तक, फिर मार्च अप्रैल मई तक यूज़ किया, फिर जून में जाके बोला कि मैंने इसे बेचना है, जून के एंड पे जाके बोला कि मैंने इसे बेचना है। तो फिर जून 2008 को अगर आपने डिसाइड किया है ना, तो मई 2019 तक, यानी कि पूरे 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर ये बिक जाना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसा ना हो, फिर नो यू टर्न, अगर आपने हेल्ड फॉर सेल डिसाइड कर लिया तो नो यू टर्न। एक मिनट, फिर आप ये वापस नहीं करना, फिर आपने दिमाग नहीं साइड वापस बनाना कि मैंने ये नहीं बेचना, दूसरा बेचना, ठीक है। अगर आपने एग्ज़ाम में ये लिख दिया कि ठीक है 12 महीने में बेचना चाहिए और नो यू टर्न, कि फिर आपने एक बार दिमाग बना लिया तो आपने ये बेचना ही बेचना है। ये ना होए कि आप जो है आप बोलो कि मैं 10 महीने तक मैं यूज़ करूँ, फिर वापस उसे ये पहले नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल रखो, और फिर 10 महीने बाद आप ये बोलो कि ये नॉन करंट एसेट है, मैंने नहीं बेचना। तो इसमें फिर एग्ज़ामिनर आपको घर आके मारेगा। अगर आपने ऐसे कर दिया तो फिर एग्ज़ामिनर आपके घर आके आपको मारेगा, ठीक है। अब हम करते हैं जी, अगर कंडीशन ऐसी होगी कि हमने बोला कि 12 महीने में बिकना चाहिए, इफ़ नॉट सोल्ड इन 12 मंथ्स, ये भी तो हो सकता है कि बिके ही ना, ये भी तो कंडीशन है कि बाकी अगर वो जेन्युइन की जो है वो बिके ही ना। इसकी फिर 2 कंडीशन है, अगर इफ़ नॉट सोल्ड कंडीशन 1 क्या है कि अगर तो ये एसेट क्यों नहीं बिका 12 महीने के अंदर, क्यों नहीं बिका, इसकी एक वजह तो ये कि भाई अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हो सकता है, कुछ ऐसे फैक्टर जो हमारे हाथ में नहीं है, उस वजह से नहीं बिका ये। तो कौन से एसेट हैं, जो कौन सी ऐसी वजह हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नहीं बिका, जैसे कि भाई मार्केट में रिसेशन आ गया, जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में डाउन साइज हो गया मार्केट, अभी कोई भी पैसे अभी ना तो लैंड में लगा रहा है ना बिल्डिंग में, कुछ भी नहीं, अभी तो सारे रिजर्व जो है ना फंडिंग बना रहे हैं अपने, रिज़र्व क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आगे कुछ और टाइम गुजारने के लिए, या फिर कुछ और जो है फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं फॉर द लिविंग्स, ठीक है। इस वक्त मार्केट में ना तो कोई ग्राहक है और ना ही कोई बायर है और ना ही कोई बेच लेगा इस वक्त बिल्डिंग, या इस वक्त कोई भी एसेट आपका नहीं ले रहा। तो आपको पता है भाई कोरोना वायरस की वजह से आपको 12 महीने हो चुके हैं, आपकी लैंड, आपका मशीन, आपका नॉन करंट एसेट नहीं बिका, लेकिन वो मीट कर रहा है, आपका जो आपकी क्राइटेरिया है हेल्ड फॉर सेल का वो मीट हो रहा है। तो इस पर फिर स्टैंडर्ड बोलता है चलो कीप एज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। Standard says keep it as non-current asset held for sale इस कंडीशन में। लेकिन अगर कंडीशन है कंट्रोलेबल कंडीशन की वजह से, इफ़ नॉट सोल्ड बिकॉज ऑफ अगर कंट्रोलेबल कंडीशन की वजह से नहीं बिका, यानी कि ग्राहक आता था आप उसे एंटरटेन ही नहीं करते थे, जैसे एसेट में आप वो आपके पास आया भाई इस एसेट की क्या प्राइस है, तो आप कहते जाओ मैं नहीं बताता, मुझे नहीं पता, आप उसे एंटरटेन नहीं करते, आप उसे रूडली बात करते हो। यहाँ पे आपने एडवर्टाइज ही नहीं किया, आपने किसी को बताया ही नहीं कि भाई ये मैंने बेचना है, तो किसी को अगर बताओगे नहीं तो फिर वो लेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपने किसी को बताया नहीं, आपने एडवर्टाइज़ नहीं करवाया, आपने किसी को नहीं बताया, आप कस्टमर आते थे आप उसे जो है ना उनको एंटरटेन नहीं करते थे, उनसे बात नहीं करते थे आप किसी से। तो फिर इसमें स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि इन दिस केस रिवर्ट इट बैक,
तो इसमें स्टैंडर्ड ने बोला कि भाई ये वापस करो। अब आप नॉन करंट एसेट नहीं दिखा सकते, अब इसे करंट एसेट दिखाओ, नॉन करंट एसेट दिखाओ, आप इसे हेल्ड फॉर सेल नहीं दिखा सकते। जैसे हमें पता है कि हम इसे नॉन करंट एसेट को हम करंट एसेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कन्वर्ट करेंगे, यानी कि नॉन करंट एसेट था तो डेप्रिसिएशन भी निकालते थे, करंट एसेट में हम कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकालते हैं। तो जिस दिन ये क्लासीफाई होएगा कि ये नॉन करंट एसेट फॉर हेल्ड फॉर सेल है, तो उस वक्त से ऑनवर्ड हम डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे। फ्रॉम क्लासिफिकेशन, जिस दिन ये क्लासीफाई हो गया कि भाई ये हेल्ड फॉर सेल है, उस दिन से कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, उसके ऊपर हम लोग ऐसे ही कंसीडर करेंगे जैसे ये करंट एसेट है, जैसे कि कैश है, जैसे कि करंट एसेट में कैश आता है, रिसीवेबल्स आता है, तो हम कैश को या रिसीवेबल को, ट्रेड रिसीवेबल्स को या इन्वेंट्री को डेप्रिशिएट नहीं करते, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये तो सारा था थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम लोग एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसे समझने के लिए। ये है 1 Jan X8। आपके पास एक बिल्डिंग थी, कॉस्ट थी उसकी 50,000, ठीक है, और आज तक की डेप्रिसिएशन जो है वो आपने निकाली हुई है 10,000, सपोज करो, ठीक है, आज तक की डेप्रिसिएशन। फिर 1 जुलाई X8 को आपने बोला कि है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसे आपने डिसाइड कर लिया कि नॉन करंट एसेट है हेल्ड फॉर सेल, इसमें इस दिन को इसको क्लासीफाई कर दिया, और ये 31 दिसंबर है X8। अब हम कैसे करेंगे, इस पीरियड तक, मैं ये इसमें लिखता हूँ, इस पीरियड तक जनवरी से लेके ये 30 जून तक क्या था, तब तक तो ये एक नॉन करंट एसेट ही था, 6 मंथ्स। तो नॉन करंट एसेट के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, चले वो निकाल लेते हैं। हम लोग बोलते हैं, सपोज करें कि डेप्रिसिएशन है हमारी, सपोज करो डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं 4% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 50,000 के ऊपर 4%, ये हमारी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। और हम लोग इसको कितने महीने के लिए यूज़ करेंगे, 6 महीने के लिए। ये हमारी डेप्रिसिएशन आएगी, कितनी डेप्रिसिएशन आई है पहले साल, इसकी आई है 1,000, यानी कि 1,000। अब कितनी होगी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी इसमें, पहले कितनी थी 10,000, और अब कितनी आई है +1,000। इस पॉइंट तक आपके पास आ गई 11,000 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, इस पॉइंट पे जुलाई तक। अब आपने इसे कर दिया नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कर दिया, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी आपकी 50,000, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी है इस पॉइंट तक 11,000। आप इसको निकाल दो, 11,000 को अगर निकालोगे तो ये आ गया 39,000, NBV आ गई, नेट बुक वैल्यू आपके पास आ गई 39,000। यानी इस पॉइंट पे, इस 1 जुलाई को, अब आपके पास ये आ गया नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अब आप क्या करोगे, अब आप एंट्री क्या बनाओगे, इस पे एंट्री बनाओगे आप, क्योंकि अब ये रिवर्स होके क्या बन गया, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। तो एंट्री क्या बनाओगे इस पॉइंट पे, डेबिट करोगे आप नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसको आप 39,000 से ज़िंदा करोगे कि भाई इसको आप जगाओगे, नॉन करंट एसेट ये अब बन गया। पहले क्या था, पहले ये नॉन करंट एसेट था, अब ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो अब हम उसको, जो नॉन करंट एसेट जो था उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, उसको गुड बाय बोल रहे हैं, तो उसे गुड बाय बोल देंगे, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। जब एसेट क्रेडिट होता है इसका मतलब कम होता है, जब उसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे उसे, तो फिर नॉन करंट एसेट को 39,000 से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे।
देखो आपने नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को ज़िंदा किया और नॉन करंट एसेट को आपने हलाफिज कर दिया, ये आपने एंट्री पास कर ली। ठीक है, अब आप देखो ये तो आ गई इसकी इसकी आ गई एंट्री। अब ये इस पॉइंट से लेके, अब मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ये अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो ये यूज़ होएगा, अब ये एज ए नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसके तौर पे ये IFRS 5 के तौर पे ये अब इसे अकाउंट करेंगे हम लोग, IFRS 5। ठीक है, अब IFRS 5 के मुताबिक ये होएगा। जब ये IFRS के मुताबिक होएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग IFRS क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड दिस एसेट। यहाँ पे अब ये यहाँ से ऑनवर्ड ये है IFRS 5 की एंट्रीज, यहाँ अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, तो IFRS बोलता है रिकॉर्ड एसेट लोअर ऑफ, अब एसेट को रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू, यानी कितने NBV कितनी है, प्लस और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। देखो यहाँ पे वैल्यू इन यूज़ नहीं लिखा हमने, इम्पेयरमेंट में IAS 36 में क्या करते थे, वैल्यू इन यूज़ लिखते थे, क्योंकि तब हमारी जो इंटेंशन थी वो यूज़ करने की थी, तब इसीलिए हम लोग वो वैल्यू इन यूज़ लिखते थे। इसमें हम लोगों ने वैल्यू इन यूज़ नहीं लिखा, इस पर हम लोगों ने लिखा है कैरिंग वैल्यू लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कि या तो कैरिंग वैल्यू जिसमें से हम लोगों ने लोअर ऑफ निकालना है जो कम हुए, कैरिंग वैल्यू या कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल निकालनी है। सपोज करें हमारे पास 39,000 है ना, यहाँ पे सपोज करें कैरिंग वैल्यू 39,000 है, लेकिन कॉस्ट टू सेल है 31,000। अब आपके पास, आप वैल्यू में आप अपनी अकाउंटिंग में दिखा रहे हो कि मेरे पास 39,000 का एसेट है, लेकिन मैक्सिमम उसका फ़ायदा जो है होने का है वो है 31,000 का। अगर अब उसकी फेयर वैल्यू 31,000 है लेकिन आप दिखा रहे हो 39,000 भी, तो इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो ना, आप धोखा दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, आप गलत रिपोर्ट कर रहे हो। तो आपने फिर ये इम्पेयरमेंट भी हुई है ना, 39 से का एसेट था, 39 का एसेट अब आपको 31 का फ़ायदा उठा के देगा, आपको पैसा मिलेगा 31,000 का बस। तो फिर आप 8,000 का नुकसान है ना यहाँ पे, यानी कि 39,000 माइनस 31,000 इज इक्वल टू 9,000 की इम्पेयरमेंट आई है। इम्पेयर हो गया ना एसेट की वैल्यू गिर गई है। तो अब इम्पेयरमेंट कैसे करोगे, इम्पेयरमेंट जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करोगे, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होएगा कितने से, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होएगा 8,000 से, 8,000 से वैल्यू गिरी है ना, सॉरी यहाँ पे 8,000 आता है, 8,000 से वैल्यू गिर गई, इम्पेयरमेंट कितनी की हुई है 8,000 की। और क्रेडिट क्या करेंगे, किसकी वजह से गिरी है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की वजह से क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि एसेट ज़्यादा गिर रहा है, एसेट अगर गिरता है तो क्रेडिट होता है, तो इसलिए फिर ये क्रेडिट हो जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईयर एंड 31 दिसंबर X8 क्या क्या जाएगा, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन जाएगी। देखो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकाली है, तो इसमें सबसे पहले क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, 1,000 की डेप्रिसिएशन जाएगी।
फिर इम्पेयरमेंट जो आपने ये निकाली है, इम्पेयरमेंट फिर इम्पेयरमेंट जाएगी, ये भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। 8,000 की इम्पेयरमेंट जाएगी, यानी टोटल 9,000 का आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, ये तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब हम दूसरा करते हैं। इसका एक पार्ट था, अब हम इसका दूसरा नाम क्या था, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, वो पढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो है वो प्रेजेंटेशन है उसकी इनकम स्टेटमेंट की, और हेल्ड फॉर सेल जो है वो किधर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, हेल्ड फॉर सेल जाता है बैलेंस शीट में। एक तो ये डिफरेंस है। ये पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ कंपोनेंट ऑफ एंटिटी। कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी, ये कंपोनेंट ऑफ एंटिटी क्या है, वो चीज़ जो मीन्स इट्स revenues, cost and cash flow must be separately identifiable। कंपोनेंट ऑफ एंटिटी वो है जिसके रेवेन्यू, कॉस्ट एंड कैश फ्लो जो है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइड हो सकें। उसकी कॉस्ट, उसकी कैश फ्लो, आपको पता है कि उसमें से इसके दो मेरे पास सपोज करें एक मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें मेरे 2 ऑफिसेज हैं, एक 4th फ्लोर पे और एक 8th फ्लोर पे है सपोज। तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे जो 8th फ्लोर वाला है ना वो इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा, मैं सोचता हूँ कि 8th फ्लोर वाला प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो मैं 8th फ्लोर वाले को डिसकंटिन्यूड कर देता हूँ। तो मुझे अपने शेयर होल्डर को दिखाना है कि भाई मैं ये कंपोनेंट डिसकंटिन्यूड कर रहा हूँ, ताकि वो अगले साल इसमें इन्वेस्ट ना करें, वो अगले साल इसमें से प्रॉफिट जो है उम्मीद ना रखें। अब मेरा सपोज़ करें जो 4 नंबर वाला फ्लोर है जो कंटिन्यूड है वो मुझे 10 लाख प्रॉफिट दे रहा है, और जो जो डिसकंटिन्यू करना चाह रहा हूँ मैं, वो मुझे 5 लाख प्रॉफिट दे रहा है। तो अगला फिर शेयर होल्डर को मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये डिसकंटिन्यूड है, अगले साल मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूंगा। तो ये मैं फिर अलहदा से लिखना पड़ेगा मुझे। तो वो अलहदा से तभी लिखूँगा अगर तो वो उसके कंपोनेंट ऑफ अलग से कंपोनेंट ऑफ एंटिटी जो है जिसकी रेवेन्यूज़ अलग से डिफाइंड हो सकें, उसकी कॉस्ट अलहदा से डिफाइंड हो सके। अगर आप उसकी कॉस्ट ही नहीं निकाल सकते, आप उसमें से आप बता ही नहीं सकते कि भाई मेरी जैसे आईफोन वाली मशीन है, यानी आईफोन वाला बिज़नेस है, तो मैं आईफोन बनाता हूँ। एक मेरा बिज़नेस है, मैं उसमें मोटरसाइकिलें बनाता हूँ। तो मुझे पता ही नहीं कि भाई आईफोन वाले बिज़नेस के अंदर कितना प्रॉफिट है और उसमें कितना प्रॉफिट है, तो ये तो सेपरेट हो गया ना, ये सेपरेट आइडेंटिफाइबल है, इसलिए मुझे पता है कि मैं कौन सा बंद करना चाहूँ। मैं बोल दूँ कि मैंने जो है ना आईफोन वाला नहीं बेचना, मैंने डिसकंटिन्यू करना है, क्योंकि मैं बांग्लादेश में लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे लेबर सस्ती है, तो मैं इसको यूके में डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये आपको बताना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को भी, ठीक है। ये इसके लिए कंपोनेंट ऑफ एंटिटी आपको मालूम है कि भाई ये सेपरेट कंपोनेंट है। अब मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास एक ही बिज़नेस है आईफोन का, मेरे पास 2 मशीनें हैं, वो बनाती दोनों आईफोन ही हैं। अब मुझे तो नहीं ना पता कि कौन सी मशीन में से कितना फ़ायदा आ रहा है, वो कितनी कॉस्ट लगा रही है। कॉस्ट का तो मुझे पता होगा कि उस मशीन से कितनी रेवेन्यू आ रही है, वो नहीं मुझे पता,
कैश फ्लो नहीं बता, क्योंकि वो मुझे दोनों मशीनें मुझे आईफोन बना के दे रही हैं और वो मैं मार्केट में बेच रहा हूँ। तो ये इसलिए फिर कंपोनेंट ऑफ जो है ना एंटिटी नहीं है, वो एक ही कंपोनेंट है, वो डिफरेंट नहीं है, दो डिफरेंट कंपोनेंट नहीं मैं कंसिडर कर सकता। हाँ ये भी है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में भी जियोग्राफिकली सेगमेंटेड, यानी कि एक मेरा यूके में बिज़नेस है और एक मेरा पाकिस्तान में बिज़नेस है, तो फिर ये जियोग्राफिकली भी मैं कर सकता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, मैं पाकिस्तान वाला बिज़नेस वाइंड अप कर देता हूँ, वो डिसकंटिन्यू कर देता हूँ, या फिर मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैं यूके वाला बिज़नेस डिसकंटिन्यू कर दूँ, ताकि मेरे शेयर होल्डर को पता चले कि भाई जो यूके से इनकम आनी है ना, जो डिविडेंड आना है, वो अगले साल नहीं आना। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो आप चीज़ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन करके दिखाओगे ना, वो आपको लास्ट ईयर भी दिखाना पड़ेगा कि भाई ये करंट ईयर का है और ये लास्ट ईयर का डिसकंटिन्यूड है। हाँ चलिए अब ये देखते हैं, जो आप ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड दिखाओगे ना इस साल, वही ऑपरेशन आपने डिसकंटिन्यूड लास्ट ईयर भी दिखाना है, ताकि कंपैरिजन जो है लाइक विद लाइक होए। यानी कि मैं बोलता हूँ कि भाई ओए मेरे पास आईफोन वाली फैक्ट्री है और मेरे पास मोटरसाइकिलों वाली फैक्ट्री है, तो मैं 2008 में अगर मैं इशू कर रहा हूँ बैलेंस शीट, तो मैं 2007 की भी साथ लगाऊंगा उनको दिखाने के लिए कि भाई इसकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यूड किया है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे कि ये X9 है और ये 2000 X8 है। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई कंटिन्यूड ऑपरेशन में सपोज करें इसमें मेरा आ रहा था 1 लाख प्रॉफिट। ठीक है, सपोज करें 3 लाख प्रॉफिट आ रहा था इसमें, 3 मिलियन प्रॉफिट। और 2009 में जो है वो मेरे पास आ गया सपोज करें 5 मिलियन आ गया, सपोज 5 मिलियन प्रॉफिट आ गया कंटिन्यूड में से। तो डिसकंटिन्यूड पिछले साल डिसकंटिन्यूड में प्रॉफिट था 12 मिलियन का, सही है। इस बार कितना रह गया, 7 मिलियन का। तो ये आपने लाजमी दिखाना होता है पिछले साल का और इस साल का, ताकि जो है ना शेयर होल्डर को ये पता चले कि भाई ये क्यों बेची है। पिछले, हाँ उनको आइडिया हो जाएगा वाकई सही कह रहे हो, पिछले साल ये 12 लाख प्रॉफिट दे रही थी, इस बार इसने सिर्फ 7 लाख का प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब इसका प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा था, इसकी मार्केट वैल्यू इसमें वो जो है ना प्रॉफिट नहीं था, वो प्रॉफिट रहा ही नहीं गया था, या फिर ये एसेट जो हमें फ़ायदा ही नहीं दे रहा था, इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, हमें रेवेन्यूज़ कम जनरेट करके दे रहा था, इसलिए हम लोगों ने डिसकंटिन्यूड किया। ताकि ये आपने आपने दिखाना होता है शेयर होल्डर्स को, ताकि वो इससे उम्मीद ना लगाएं। उनको पता है कि भाई ये अगले साल ये वाला प्रॉफिट नहीं आना। लेकिन ये आपने ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जो है ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए है, लेकिन हेल्ड फॉर सेल के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल जो हेल्ड फॉर सेल किया है तो आपने पिछले साल भी दिखाना है कि भाई ये वाला हेल्ड फॉर सेल किया था। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूड के लिए है। इसी तरह फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ इस तरह से स्टेटमेंट
इसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताना होता है, कंटिन्यू सेपरेटली दिखाना होता है कि भाई सेपरेटली कैश फ्लोज भी उसकी आइडेंटिफाइड हुए। तो डिसकंटिन्यूड की ये कैश फ्लोज हैं और ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है सेपरेटली। इस तरह से डेफिनेट और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपने सेपरेट करके बताना होता है कि ये कंटिन्यूड ऑपरेशन का है और ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में डालते लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। पहले हम हेड बनाएंगे, लिखेंगे कंटिन्यूड ऑपरेशंस के जो कंटिन्यूड है, सेम सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका जीपी। ये आपका जीपी आ गया। इस तरह से फिर करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम, ये सारी चीज़ें एडमिन कॉस्ट ये वो सारी निकलने के बाद एडमिन कॉस्ट और सारी एडमिन कॉस्ट और डिफरेंट कॉस्ट निकालने के बाद आपके पास जो बचता है, यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये वो प्रॉफिट है जो कंटिन्यू ऑपरेशन से आया। इसके बाद आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ये भी आपने दिखाना होता है कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस उसमें से है और ये एक लाइन में। फिर टोटल प्रॉफिट, यानी इस ये और ये इसको और इसको ऐड करके, यानी कंटिन्यूड और डिसकंटिन्यूड को ऐड करेंगे तो ये आएगा टोटल प्रॉफिट आपका ये है। इस तरह से आपने दिखाना होता है। चले आज के लिए फिर इतना रखते हैं। कल मैं एक और स्टैंडर्ड, कल मैं सोच रहा हूँ 1 या 2 स्टैंडर्ड कवर कर दूँ, तो विद इन 1 और 2 वीक्स इंशाल्लाह मैं पूरा का पूरा F7 जो है वो कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच द फ्री लेक्चर्स। आई एम जस्ट मेकिंग इट फॉर फ्री। तो अगर आपको कोई स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं कौन सी वीडियो नेक्स्ट बनाऊँ, आप मुझे बता दो, फिर मैं उसके ऊपर फिर लेक्चर बनाता हूँ, वो उस स्टैंडर्ड के ऊपर मैं फिर वीडियो बनाता हूँ। आप मुझे बताना नेक्स्ट कौन सा स्टैंडर्ड मैं कवर करूँ। और हाँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल पे आपने देखा होगा कि क्लासेस लेक्चर्स की भी वीडियोस हैं और कुछ मिसलेनियस वीडियोस भी हैं। यूके की ट्रैवलिंग है, यूके की प्लेसेस की है, दुबई की है। तो आप प्लीज़ मैं ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये वीडियोस कुछ और हैं, स्टडी के बारे में नहीं है, तो अनसब्सक्राइब कर दो या वीडियो ना देखो। मेरी हमेशा प्ले लिस्ट में देखना, मेरी प्ले लिस्ट में F7 इंग्लिश में है, F7 उर्दू में है, उसके बाद F3 है। तो इंशाल्लाह मैं सारे कोर्सेज़ कंप्लीट करूँगा पूरा का पूरा। उसके बाद इसके पूरा का पूरा करवाएंगे हम लोग, F7 में पूरा पढ़ाऊँगा। ओके जी, थैंक यू, बाय।